नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया एक नए पावर शिफ्ट के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति से पश्चिमी देश असहज हैं। चीन की ओर झुकता यूरोप वैश्विक राजनीति के संकेत बदल रहा है। वहीं ग्रीनलैंड विवाद से ट्रंप बनाम यूरोप आमने सामने आ गए हैं। यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा आया है। अमेरिका में शटडाउन का साया मंडरा रहा है, तो वहीं बीमारी, विज्ञान और सुरक्षा से जुड़ी खबरें, इन सब पर करेंगे फिलहाल हम विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजिंग बना पावर सेंटर, 2 महीने में 5 पश्चिमी नेताओं की दस्तक। ट्रंप की नीतियों से बदला ग्लोबल गेम। ग्रीनलैंड विवाद में पलटीबाजी, ट्रंप की धमकी से डेनमार्क की राजनीति में नया मोड़। ट्रंप की बड़ी योजना, अमेरिका में जन्मे बच्चों को मिलेगा $1000, बैंक भी करेंगे निवेश। यूक्रेन युद्ध में ट्रंप फैक्टर, कीव हमले रोकने का दावा। अमेरिका में आज से शटडाउन की आशंका, ट्रंप की पुलिस में सुधार चाहता विपक्ष। खबरें अब विस्तार से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बुधवार को 3 दिन के चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। पिछले 2 महीनों में फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड, आयरलैंड सहित 5 पश्चिमी देशों के नेताओं की चीन यात्रा ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों ने पश्चिमी देशों को चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अमेरिकी इतिहास के विशेषज्ञ डॉक्टर स्टुअर्ट रोलोका के मुताबिक ट्रंप की नीतियों से वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आ रहा है। द गार्डियन की रिपोर्ट बताती है कि नाटो पर सवाल उठाने, ग्रीनलैंड पर कब्जे की मांग और गठबंधन को नजरअंदाज करने वाले रुख ने यूरोपीय सहयोगियों के भरोसे को कमजोर कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका टैरिफ धमकियों की हो रही है। यूरोपियन टैक्स फाउंडेशन के अनुसार ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर औसतन 10 से 25% तक टैरिफ लगाए हैं, जिससे व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ी है और 15% टैरिफ का सीधा असर फ्रांस और जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। 23 जनवरी को दावोस में WTO मंच से ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अब उस वैश्विक व्यवस्था की अगुवाई नहीं करेगा जिसे उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया था, और ना ही यूरोप को मुफ्त बाजार व सुरक्षा देगा। साथ ही उन्होंने ट्रेड वॉर को आगे बढ़ाने की बात कही। इसी कड़ी में इस महीने ट्रंप ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ की धमकी दे डाली है। हालांकि बाद में यह फैसला वापस ले लिया गया। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच चले विवाद का राजनीतिक फायदा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन को मिला है। अमेरिकी वेबसाइट द पॉलिटिको के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने फ्रेडरिक्सन को गहराते राजनीतिक संकट से बाहर निकाल दिया है। ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को डेनमार्क से छीनने की बात कहे जाने के बाद फ्रेडरिक्सन ने खुलकर देश की संप्रभुता का बचाव किया, जिससे उनकी सोशल डेमोक्रेट पार्टी की लोकप्रियता में तेजी से उछाल गया। ताजा सर्वे में पार्टी को 22.7% वोट और संसद की 41 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि दिसंबर में सर्वे में यह आंकड़ा सिर्फ 32 सीटों तक ही सिमटा था, यानी 1 महीने में करीब 9 सीटों का फायदा हुआ है। नवंबर 2025 के लोकल चुनावों में खासकर कोपेनहेगन में 100 साल बाद सत्ता गंवाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन मौजूदा हालात में सोशल डेमोक्रेट्स 169 सदस्यीय संसद सदस्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी रह सकती है। फिलहाल 50 सीटों के साथ फ्रेडरिक्सन सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेतृत्व में सेंटर राइट मॉडरेट्स और बेनिस्टर के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, और नए सर्वे उन्हें दोबारा सरकार गठन की बातचीत में सबसे मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं।
अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार की ओर से $1,000 करीब 92,000 दिए जाएंगे, जो बच्चों के नाम से खोले जाने वाले एक विशेष टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में जमा होंगे। ट्रम्प अकाउंट नाम की यह योजना पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी और अब इसे बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस जैसी बड़ी कंपनियों का समर्थन भी मिल रहा है, जिन्होंने अपने कर्मचारियों बच्चों के खातों में भी सरकार के बराबर राशि जमा करने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस अकाउंट में जमा रकम शेयर बाजार में निवेश की जाएगी ताकि समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ सके। योजना का लाभ 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 के बीच अमेरिका में जन्मे बच्चों को मिलेगा और इसके लिए माता पिता की इमिग्रेशन स्थिति मायने नहीं रखती। कोई भी अभिभावक अकाउंट खोल सकता है। हालांकि बड़े बच्चों के लिए अकाउंट तो खोला जा सकता है, लेकिन उन्हें सरकारी राशि नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि अब तक हर सरकार अगली पीढ़ी को कर्ज देती रही है, जबकि उनकी सरकार हर बच्चे को संपत्ति और आर्थिक आज़ादी की शुरुआत देना चाहती है। समर्थकों का कहना है कि इससे ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ेंगे। गरीबी में जन्मे बच्चों को भी अमेरिकी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा और पूंजीवाद को मजबूती मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब समाजवादी विचारधाराएं तेज हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुरुवार को जोरदार दावा किया है कि उनके कहने पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 1 हफ्ते के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले रोक दिए थे। ट्रंप ने कहा, असाधारण ठंड को देखते हुए मैंने पुतिन से व्यक्तिगत रूप से कीव और अन्य शहरों में गोलीबारी बंद करने की अपील की थी और उन्होंने सहमति भी दे दी। हालांकि रूस की ओर से इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऐसा कूटनीतिक उपलब्धि बताया, जिसे वे अपनी रणनीतिक समझ का परिणाम मानते हैं। ट्रंप बोले, मेरे कहने पर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला रोका। सर्दी में मैंने कीव पर गोलीबारी न करने को कहा। रूस से पुष्टि नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुरुवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेरे कहने पर 1 हफ्ते के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से इस असाधारण ठंड के दौरान कीव और अन्य शहरों पर गोलीबारी न करने को कहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि पुतिन इस पर सहमत हो गए हैं। हालांकि रूस की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मीडिया से बात कर रहे थे। ट्रंप ने और क्या कहा इन सब विवादों पर? अमेरिका ऊर्जा उत्पादन में सबको पीछे छोड़ रहा है। चीन बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाता है, लेकिन अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में चीन से आगे है। यूरोप हर जगह विंडमिल लगाकर अपने खूबसूरत इलाकों को खराब कर रहा है। यूरोप को देर होने से पहले समझदारी दिखानी होगी। सभी बंधकों को वापस लाने में हमास की बड़ी भूमिका रही। आखिरी बंधकों को वापस लाना सबसे मुश्किल था। कुल मिलाकर आखिरी 20 बंधक वापस लाए गए। अमेरिका अब जापान से ज्यादा स्टील बना रहा है। करीब 26-27 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है। कुछ साल पहले अमेरिका में स्टील कंपनियां बंद हो रही थी। यूएस स्टील के साथ एक बड़ा समझौता किया गया और कंपनी को बचाया गया। वेनेजुएला के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। अब वेनेजुएला में तेल पर काम शुरू हो गया है। बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला जा रही हैं। इससे वेनेजुएला और अमेरिका दोनों को बहुत फायदा होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिन के अंत तक वेनेजुएला का एयरस्पेस कमर्शियल उड़ानों के लिए फिर से खोल दिया जाए। यूक्रेन की राजधानी पर हमलों में रोक लगाने की यह अपील ऐसे समय में आई है जब रूस देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बमबारी कर रहा है, जिससे देश भर में कई लोग तेज सर्दी में बिना गर्मी के रह रहे हैं। इस बीच अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यूक्रेन के दक्षिणी जापोरिजिया क्षेत्र में रात भर रूसी ड्रोन हमले में 3 लोग मारे गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि इस हफ्ते के अंत में अमेरिका की मध्यस्थता से होने वाली शांति वार्ता की योजनाओं के बावजूद मॉस्को एक और बड़े पैमाने पर हमले की योजना बना रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रूस एक बड़े हवाई हमले के लिए सेना जुटा रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि चल रहे हमले शांति वार्ता को बदनाम करते हैं। उन्होंने बुधवार देर रात कहा,
हर एक रूसी हमला ऐसा करता है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री माइखाइलो फेडोरोव ने गुरुवार को टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि यूक्रेन स्पेसएक्स के साथ मिलकर रूसी हमलावर ड्रोन द्वारा इसकी स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा के कथित इस्तेमाल को लेकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने एलोन मस्क द्वारा संचालित अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी से संपर्क किया और इस मुद्दे को हल करने के तरीके सुझाए। यूक्रेन के बिजली नेटवर्क पर रूसी ड्रोन हमलों के कारण लोगों को सालों की सबसे ठंडी सर्दियों में हीटिंग, रोशनी और पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने चेतावनी दी है कि फरवरी की शुरुआत में यूक्रेन में और तेज सर्दी पड़ने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मॉस्को के समझौते के प्रति कमिटमेंट पर संदेह के बीच रविवार को पक्षों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। यूरोपीय संघ के टॉप डिप्लोमैट ने रूस पर बातचीत को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया और गुरुवार को ब्रसेल्स में मॉस्को पर और दबाव डालने की मांग की ताकि उसे रियायतें देने के लिए मजबूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में 30 जनवरी से एक बार फिर आंशिक सरकारी शटडाउन की आशंका गहराने लगी है। डेमोक्रेट्स ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फंडिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। डेमोक्रेट्स ने कहा कि जब तक इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफॉर्मेशन एजेंसी में सुधार नहीं होते तब तक वे बजट पास नहीं होने देंगे। ट्रंप की पुलिस यानी फेडरल एजेंट को लेकर यह मांग मिनेसोटा में एक नर्स एलेक्स प्रेटी की मौत के बाद और तेज हो गई है। सीनेट में डेमोक्रेट्स के नेता चक शूमर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। शूमर ने मांग की है कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के 679 लाख करोड़ रुपए या 75 अरब डॉलर की फंडिंग को बाकी एजेंसियों के फंडिंग पैकेज से अलग हो, ताकि इस पर अलग से चर्चा हो सके और आंशिक शटडाउन का असर कम किया जा सके। हालांकि रिपब्लिकन इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। 2 महीने पहले ही डेमोक्रेट्स ने संघीय स्वास्थ्य सब्सिडी को लेकर फंडिंग बिल रोक दिया था। उस विवाद में सरकार ने 43 दिनों तक शटडाउन जारी रखा था क्योंकि रिपब्लिकन बातचीत को तैयार नहीं थे। इस दौरान हजारों फ्लाइट्स प्रभावित हुई थी। इस बार व्हाइट हाउस ने कुछ डेमोक्रेट सांसदों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक बार फिर निपा वायरस का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। निपा वायरस का खतरा सेंट्रल एशिया तक पहुंचा हुआ है। किर्गिस्तान ने भारत से सभी पशु उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी सख्त स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। निपा वायरस के डर के बीच राजधानी बिश्केक और दूसरे सबसे बड़े शहर ओश में अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कड़ी कर दी है। रूस की एक समाचार एजेंसी ने बताया कि हमने भारत में फैल रहे वायरस के कारण बिश्केक और ओश के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में से आने वाले सभी यात्रियों के लिए सख्त संक्रमण नियंत्रण उपाय लागू किए हैं। किर्गिज जल संसाधन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रेस सेवा के अनुसार ये उपाय भारत में निपा वायरस के प्रकोप के जवाब में लागू किए गए हैं। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पेरियाटिक कैंसर का इलाज खोजने का दावा किया है। करीब 6 साल तक चूहों पर चली रिसर्च में उन्होंने 3 दवाओं को मिलाकर एक नई थेरेपी तैयार की है, जिससे पेंक्रियास का ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो गया है। इलाज के बाद चूहों में कैंसर दोबारा नहीं लौटा। यह रिसर्च नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक मारियानो वॉफसिट की अगुवाई में की गई। इसके नतीजे 27 जनवरी को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस जर्नल में प्रकाशित हुए। पेनक्रियाटिक कैंसर को सबसे खतरनाक कैंसरों में माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण सामने बहुत देर से आते हैं। ज़्यादातर मामलों में बीमारी तब पकड़ में आती है जब वह काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। इसी वजह से इसके लिए सिर्फ 10% मरीज ही 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं। आपको यहाँ बता दें कि एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स की 2011 में इसी पेनक्रियाटिक कैंसर से मौत हुई थी। वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर पर नई क्रांति लाने की कोशिश की है। उन्होंने पहली बार 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन अपनाया, जेमसिटाबीन, ओलेट्रांस रेटिनोइक एसिड, अत्रा और नेराटिनिब, ताकि कैंसर के बचने के सारे रास्ते एक साथ बंद किए जा सकें। जेमसिटाबीन तेजी से बढ़ने वाली कैंसर सेल्स को मारता है। अत्रा ट्यूमर के चारों ओर बनी सुरक्षा की परत को कमजोर करता है
और नेराटिनिब उन सिग्नल्स को ब्लॉक करता है जो ट्यूमर को बढ़ने की ताकत देते हैं। इन तीनों दवाओं के संयोजन से कैंसर सेल्स खुद को ढाल नहीं पाईं और इलाज बेहद असरदार साबित हुआ। रिसर्च में पाया गया कि इलाज के बाद कैंसर दोबारा नहीं लौटा, जो पैंक्रियाटिक कैंसर के मामलों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। पैंक्रियाज, जो पेट के पिछले हिस्से में मछली जैसे आकार का ऑर्गन है, एंजाइम और हार्मोन रिलीज करके शरीर को स्वस्थ रखता है। पैंक्रियाटिक कैंसर तब होता है जब इसके सेल्स अनियंत्रित होकर तेजी से बढ़ने लगते हैं और हेल्दी सेल्स को निगलकर शरीर के पैटर्न को तोड़ देते हैं। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि शुरुआती स्टेज में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखते और अक्सर ट्यूमर तब दिखाई देता है जब यह पाचन तंत्र के अन्य अंगों को प्रभावित करता है। पैंक्रियाटिक कैंसर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है: एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक कैंसर (ईपीसी), जो पैंक्रियाज की नलिकाओं में विकसित होता है और तेजी से फैलता है, और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर (नेट), जो हार्मोन बनाने वाली सेल्स से बनता है और अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ता है। इलाज के विकल्पों में सर्जरी शामिल है, जिसमें कैंसर को पूरी तरह बाहर निकाला जाता है। अगर ट्यूमर पैंक्रियाज के ऊपरी हिस्से में हो तो व्हिपल प्रोसीजर किया जाता है, और निचले हिस्से में होने पर डिस्टल पैंक्रियाटेक्टोमी की जाती है। पूरे पैंक्रियाज में फैलने पर टोटल पैंक्रियाटेक्टोमी की संभावना होती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का उपयोग भी ट्यूमर को मारने, नियंत्रित करने और उसकी वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। यह रिसर्च स्पेन के नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर में की गई और इसे फुंदासियोन क्रिस कॉन्ट्रा एल कैंसर का समर्थन प्राप्त था। यूरोप के जाने-माने कैंसर विशेषज्ञ मारियानो बारबासिड ने बताया कि पैंक्रियाटिक कैंसर एक दवा से नहीं रोका जा सकता, इसलिए कई रास्तों पर एक साथ हमला करना जरूरी है। अगला कदम इंसानों पर शुरुआती परीक्षण करना है, लेकिन यह रिसर्च पहले ही दिखा चुकी है कि मल्टीड्रग थेरेपी पैंक्रियाटिक कैंसर पर असरदार हो सकती है और शुरुआती पहचान के साथ इसका इलाज जीवन बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ब्रिटेन में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। देश के सबसे बड़े सिनेमा संचालकों में से एक व्यू मिला। सिनेमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम रिचर्ड्स ने बताया कि फिल्म मेलानिया को लेकर दर्शकों में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। टीम के मुताबिक लंदन के इलेक्ट्रिक्सन इलाके में स्थित एक प्रमुख सिनेमा घर में शुक्रवार को दोपहर 3:10 होने वाले पहले शो के लिए सिर्फ एक टिकट बिका। वहीं शाम 6 बजे के शो के लिए महज 2 टिकट बिके। ब्रिटेन के ब्लैकबर्न, कैसलफोर्ड और हैमिल्टन में जिन सिनेमाघरों में फिल्म मिलेनिया दिखाई जानी थी, वहां हालात और भी खराब रहे। इन तीनों जगह पर फिल्म की कुल 28 स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन एक भी शो के लिए टिकट नहीं बिका। इस डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के दोबारा जीतने के बाद व्हाइट हाउस की वापसी की कहानी है। फिल्म में शपथ ग्रहण से ले पहले के 20 दिनों की झलक दिखाई गई है। अमेजन में डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन के 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज कर रही थी। बांग्लादेश ने भारत से SEZ वापस छीना है। चीन बना रहा है ड्रोन प्लॉट 20 फाइटर जेट की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की एक और साजिश सामने आई है। मीरसराई का नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो पहले बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पा नगर था, जिसके नाम से जाना जाता था, अब भारत के हाथ से निकल गया है। यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा आर्थिक हब है, जो चटगांव जिले के मीरसराई उपजिला में ढाका चटगांव हाईवे के और चटगांव पोर्ट से केवल 60 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले इसे बांग्लादेश की इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी द्वारा विकसित किया जा रहा था और भारत को विशेष प्राथमिकता दी गई थी। देखिए इस नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मीरसराई चटगांव का नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे पहले बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पा नगर कहा जाता था, अब भारत के हाथ से बाहर हो गया है। यह सच बांग्लादेश का सबसे बड़ा आर्थिक हब है और यहां भारत को विशेष प्राथमिकता दी गई थी। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ समझौता इस जोन को भारत के निवेशकों के लिए खोलने का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के दौरान शेख हसीना के साथ संयुक्त घोषणा में यह तय हुआ कि इंडियन इकोनॉमिक जोन (IEZ) स्थापित किया जाएगा,
G2G समझौते के तहत भारतीय कंपनियों को सेज में निवेश करने और टैक्स, ड्यूटी फ्री आयात, फ्री बिजली गैस पानी, डिविडेंड टैक्स छूट और अन्य इंसेंटिव्स मिलने थे। मीरसराय में लगभग 850 से 900 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जबकि मोंगला, बागेरहाट में एक छोटा जोन भी प्रस्तावित था। इस सेज से भारत को मिलने वाले फायदे सीधे और विशाल थे: कम लागत पर उत्पादन, रोजगार सृजन, व्यापार में विस्तार और भारतीय कंपनियों के लिए विशेष सुविधाएं, खासकर ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों में भारत भारी फायदा उठा सकता था। 2019 में बीईजेड और अदानी पोर्ट्स एंड सेज के बीच MoU साइन हुआ और भारत ने $115 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से इस जोन को सपोर्ट किया। लेकिन अब खेल बदल गया है। बांग्लादेश ने सेज का नियंत्रण भारत से छीना और चीन तेजी से यहां ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश को 20 फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी मिलने वाली है। भारत की पहले से बनाई गई योजनाएं अब ठंडी पड़ गई हैं और क्षेत्र में रणनीतिक दबदबा चीन के हाथ में चला गया है। यह मामला सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक और सुरक्षा का भी है। मीरसराय सेज अब भारत के लिए न केवल आर्थिक अवसरों से बाहर है, बल्कि चीन और बांग्लादेश की साझेदारी की वजह से यह क्षेत्र तेजी से सैन्य और तकनीकी हब में बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। नॉर्वे के भारत में राजदूत मेलिन स्टेनर ने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्वागत किया, जिसे मीडिया और विशेषज्ञ अक्सर मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में पहचान रहे हैं। उन्होंने इसे वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राष्ट्रपति ने कहा, आजकल सभी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमें इसे एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखना चाहिए। ये सिर्फ भारत और यूरोपीय संघ के लिए नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार पर असर डालने वाला कदम है। हम खुले और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के मजबूत समर्थक हैं और इस समझौते को इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छे विकास के रूप में देखते हैं। स्टेनर ने कहा कि नॉर्वे और भारत के बीच पहले से ही EFTA संदर्भ में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता मौजूद है, जो पिछले साल लागू हुआ था। उनका मानना है कि भारत EU का यह समझौता नॉर्वे के लिए भी लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा, EU नॉर्वे का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आजकल हम सभी मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। हम खुले और नियम आधारित विश्व व्यवस्था का मजबूत समर्थन कर रहे हैं और इस दृष्टि से इसे एक बहुत अच्छा विकास मानते हैं। हमारे पास भारत के साथ EFTA संदर्भ में एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता है। यह पिछले साल लागू हुआ था और यह विकास इसे पूरा करता है। EU नॉर्वे का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और EU का भारत के साथ समझौता हमारे लिए एक मजबूत सहयोग होगा और हमारे व्यापार को लाभ पहुंचा सकता है। आज भारत ने गुरुवार को नेपाल को चुनाव संबंधी सहायता की दूसरी किस्त सौंप दी है, जबकि देश 5 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव की तैयारियों में लगा है और हाल ही में जैनजी विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रशासनिक तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। भारतीय दूतावास काठमांडू द्वारा जारी बयान के अनुसार यह सहायता नेपाल के वित्त मंत्री रामेश्वर प्रसाद खनाल की मौजूदगी में औपचारिक रूप से सौंप दी गई है। भारत के चार्ज डी अफेयर्स राकेश पांडे ने 29 जनवरी 2026 को नेपाल के वित्त मंत्रालय में आयोजित समारोह में 250 से अधिक वाहन हस्तांतरित किए। दूतावास ने बताया, यह सामग्री नेपाल सरकार द्वारा मांगी गई चुनावी तैयारियों में सहायता के हिस्से के रूप में दी गई है। भारत द्वारा चुनाव से संबंधित सहायता की पहली किस्त 20 जनवरी 2026 को प्रदान की गई थी और आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त सामग्री भेजे जाने की संभावना बताई जा रही है। भारतीय अधिकारियों का कहना है, यह लगातार जारी सहायता दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापक विकास, साझेदारी, गहरी और आपसी विश्वास भावना और लोगों से लोगों तक जुड़े मजबूत संबंधों को दर्शाती है। तो ये थी दुनिया भर से आज की सबसे बड़ी खबरें, जहां सत्ता, रणनीति और वैश्विक संतुलन की नई तस्वीर उभर रही है। आज के ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही।
बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।